हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से चैप्टर 1 को, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पिछली वीडियोस में कवर कर रखे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, यानी क्या जो वीमेन थी फ्रेंच की, क्या उन लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया था, क्या वो लोग भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये फिगर यहाँ पे आपको गिवन अप दिया हुआ, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वीमेंस हैं यहाँ की फ्रेंच की, इनके हाथ में क्या है, बहुत से ऐसे जो है चीज़ें हैं जिससे ये लगता है कि लड़ाई कर रही हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या वीमेंस हैं, वो घोड़े पर भी मतलब घुड़सवारी भी उनको करने आता है। तो इस तरह से हमको लोग ये फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, वो लोग भी वीमेन भी वहाँ की पार्टिसिपेट की थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब बहुत ही शुरुआत से ही वीमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो यदि हम लोग देखें तो शुरू से ही जो औरतें थी फ्रेंच की, जो वीमेन थी, वो सब जो है ना एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़ी हुई थी, जो भी रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसमें। दे होप्ड, उनको ऐसी उम्मीद थी कि अगर वो ऐसे इन्वॉल्वमेंट में मतलब इस तरह से जुड़ी रहेंगी, और तो इससे क्या होगा कि प्रेशर आएगा, और रिवॉल्यूशन की जो गवर्नमेंट है ना उस पर रिवॉल्यूशनरी जो है प्रेशर आएगा, और साथ ही साथ प्रेशर आएगा तो फिर टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव दियर लिव्स, तो फिर गवर्नमेंट जो है उनके बारे में भी सोचेगी और उनका भी इम्प्रूव करेगा, मतलब उनके दैनिक जो जीवन है, उनमें जो प्रॉब्लम है, लाइफ है, उसमें जो है ज़रूरतों को पूरा करेगी। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, बहुत सी महिलाएं ऐसी थी थर्ड स्टेट की जिनको जो है जीने के लिए काम करना पड़ता था, मतलब कुछ कमाने के लिए, खर्च चलाने के लिए। दे वर्कड एज स्टीमलेस और लॉन्ड्रेस, या फिर सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वेयर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पिरियस पीपल। तो देखिए जो औरतें थी जिनको काम करना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए, वो कैसे काम करती थी, या तो सीम स्टेच टाइप की, या फिर लॉन्ड्रेस यानी कि जो कपड़े वगैरह प्रेस ना, और क्या है, या फिर वो फूलों को बेचती थी, फलों को बेचती थी, या फिर सब्जियों को मार्केट में बेचती थी। ऐसे काम करके वो अर्निंग करती थी। कुछ महिलाएं तो कुछ वीमेन क्या थी, जो प्रॉस्परस टाइप के लोग हैं ना, जो नोबल कैटेगरी के लोग थे, धनी लोग थे, समृद्ध जो लोग थे, उनके यहाँ पे घरों में जो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम होती है अपना जॉब करने। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, बहुत सी जो वीमेन थी उनको जो है ना तो अच्छी शिक्षा थी उनके पास, और ना ही कोई अच्छी जॉब थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज ए मैरिज फॉर देम। तो बहुत ही कम लड़कियां जो थी, बेटियां जो थी, या तो नोबल स्टेज के लोगों से, या फिर कोई वेल्थियर मेंबर जो कि थर्ड स्टेट के हैं, फिर भी उनके जो प्रॉस्परस हैं, मतलब समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं के लोगों की जो डॉटर्स थे, केवल यही लोग जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी। और उसके बाद फिर क्या होता था कि उनकी फैमिली वाले वो पढ़ लेते थे, और उनकी फैमिली वाले उनके लिए शादी जो है अरेंज कर लेते थे। Working women had also to care for their families, that is to fetch water, queue up for bread and look after the children। और बहुत से काम होते थे वैसे वहाँ की वीमेन के पास, जैसे कि अपना ध्यान रखना, फैमिलीज का ध्यान रखना, और साथ ही साथ खाना पकाना, ठीक है, पानी लाना, ठीक है, दूर से कुएं से कहीं से, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि लाइन में खड़े होकर ब्रेड के लिए, ठीक है, और अपने बच्चों का ध्यान रखना, बहुत सारे काम हो जाते थे। और अगर उनकी वेजेस की बात करें तो मैन की कंपेयर में वीमेन को जो है लोअर वेजेस मिलते थे। In order to discuss the and versus their interest, women started their own political clubs and newspapers। तो अगर यदि बात करें उनकी प्रॉब्लम की, इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी उनकी, बढ़ गई थी, तो उनके इंटरेस्ट की बात करें तो वो अपने अपने हिसाब से ना पॉलिटिकल टाइप के क्लब्स वगैरह और न्यूज़पेपर्स में प्रिंट मैसेज वगैरह सब आने शुरू हो गए थे रिवॉल्यूशनरी टाइप में। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, लगभग 60 महिलाओं के जो वीमेन के जो क्लब बन गए थे फ्रेंच के अलग अलग शहर में, वो एक्टिव हो गए थे। और द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और जो 60 वीमेंस क्लब बने थे उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था वीमेन के रिवॉल्यूशन का, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। वन ऑफ देयर main demands was that women enjoy the same political rights as men। उनकी जो इस रिवॉल्यूशन के पीछे जो उनकी डिमांड थी वो क्या थी, वो जो मेन डिमांड था उनका वो ये था कि भाई उनको भी बिल्कुल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए एक मैन के कंपेयर में।
Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। और जो उस समय जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, हम लोगों ने अच्छे से अगर वीडियोस देखा हो तो हमें याद होगा 1791 में। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो रफ फोक था, वो उसका उसमें उसमें जो वीमेन थी उन लोगों को पैसिव सिटीजन बना दिया गया था, मतलब उनको राइट्स नहीं थे पॉलिटिकल्स, है ना। तो इस तरह से वो डिसअपॉइंटेड थी उस समय के गवर्नमेंट से। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office। तो उनका यह भी डिमांड था कि भाई उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ तो कोई भी पॉलिटिकल टाइप के ऑफिस वगैरह, असेंबली वगैरह को ऐसे होल्ड करने के लिए या चलाने के लिए उनको भी इलेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ओनली देन, तभी दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट प्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और बिल्कुल इसी वजह से, इसी तरह के जो है वो नए गवर्नमेंट में उस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसे गवर्नमेंट को चाहती थी, रिप्रेजेंट करना चाहती थी जो कि उनके हक की बात करता हो। इन द अर्ली ईयर्स, यदि हम और समय पहले जाएं तो द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट लॉ दैट हैव इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन। तो वीमेन अगर जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट हमारी अभी इसमें बनी थी, अभी हम लोगों ने देखा पिछली वीडियोज़ में, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह, तो उस समय भी जो वीमेन है, वीमेन सेक्टर था जो वहाँ की पूरी सिटीजन्स का, उसमें उनकी लाइफ को जो है इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कोई, द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड अप कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। और अगर देखें तो उतना ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब भी नहीं थी, मतलब उसमें क्या था, उनको भाई स्कूल वगैरह मिल जाता था, और साथ ही साथ जो लॉ बने थे गवर्नमेंट के उस समय के, उसमें स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी हो गया था सभी गर्ल्स के लिए, मतलब सभी लड़कियों को पढ़ने अवश्य ही जाना है। Their fathers could no longer force them into marriage against their will। तो जब तक वो ना चाहें, जो गर्ल्स जब तक ना चाहें, तब तक उनके पापा लोग, फादर जो है, शादी उनके लिए ना अरेंज करें, कोई फोर्स ना दें, इस तरह के भी उनको हक मिल गए थे। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। और जो मैरिज था ना, वो शादी होना, विवाह होना, वो सब भी जो है सिविल लॉ के अंतर्गत आ जाता था, मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड टाइप का मतलब ये हो गया था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और जो डाइवोर्स था उसे भी लीगल बना दिया गया था, और दोनों के लिए बराबर रूप में, यानी कोई भी वीमेन वैन जो है डाइवोर्स ले सकता था, उसको राइट था। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम्स आर्टिस्ट ऑफ रन स्मॉल बिजनेसेस। और उनको, ये महिलाओं को अर्ली ईयर्स के रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में यह भी अधिकार मिल गया था कि वो कोई फिर जॉब वगैरह, है ना, और या फिर कोई आर्टिस्ट, कोई भी अपना स्मॉल बिजनेस कुछ भी मतलब वो अपना कर सकती, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिली थी। क्या था भाई कि जो अर्ली ईयर्स की रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसमें बहुत सारे लॉ जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, जिससे कि महिलाओं की लाइफ थोड़ी बहुत सुधरी थी। तो कौन सी लाइफ सुधरी थी, तो जैसे कि देखिए स्कूलिंग उनका, और स्कूल मतलब सबको पढ़ने जाना है, गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो गया था, और साथ ही साथ क्या था, उनको शादी को, उनके ऊपर कोई शादी का दबाव नहीं होता था, और साथ ही साथ जो है एक रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ टाइप का मैरिज फंक्शन हो गया था, और डाइवोर्स भी जो है लीगल बना दिया गया था। और उनको जॉब भी करने की आज़ादी थी, उनको जो है आर्टिस्ट होने की आज़ादी थी, उनको जो है अपने छोटे बिजनेस चलाने की आज़ादी थी। फिर जब ये सारी चीज़ें थी, तो ऐसी कौन सी समस्याएं थी सोसाइटीज़ में जो कि वीमेन ने रिवॉल्यूशन किया। तो जो वीमेंस के स्ट्रगल थे वो किसके लिए थे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। उनको जो है पॉलिटिकल राइट्स में इक्वलिटी चाहिए थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर हम लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर का जो शासनकाल था, वो कितना सबको डरा धमका के और गुलोटीन कर देता था, है ना। तो जो उस समय का समय था रेन ऑफ टेरर का, द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो जो वो रेन ऑफ टेरर का जो शासक था, क्या नाम था उसका, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। तो वो जो है ना, उसके गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ पास कर दिए थे कि भाई वुमेन्स जो है ना क्लब्स नहीं चला सकती हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, बैन लगा दिया था, ठीक है। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वेयर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और जो इनके खिलाफ होती थी वीमेन, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी कि भाई क्यों राइट्स नहीं मिलेंगे, क्यों हम क्लब्स नहीं चला सकते, क्यों पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, और बहुत से उनमें से लोगों को तो एग्जीक्यूटेड यानी मार भी दिया गया था। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। पूरे विश्व के बहुत सारे हिस्से में, देशों में जो है लगभग 200 सालों तक यह वीमेंस का मूवमेंट चला कि भाई उनको भी राइट्स होने चाहिए वोटिंग के, और साथ ही साथ उनको इक्वल वेजेस जो है मिलने चाहिए। सोच लीजिए 200 साल लगभग लग गए स्ट्रगल में। द फाइट फॉर द वोट,
was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो है ना उनकी जो ये इंटरनेशनल सफरेज था, मतलब जो इनका इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन था वीमेंस के राइट के लिए, वो सब जो है हो गया था। The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। तो उनका जो ये पॉलिटिकल राइट्स था जो उनको मिला है ना, उनके ये जो एक्टिविटीज रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, उन सबको जो है ना जिंदा रखा जाता है। इंस्पायरिंग मतलब लोग अपने दिलों में, दिमाग में, मेमोरी में इंस्पायर कर देने वाली ऐसी घटनाओं को अलाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं। It was finally 1946 that women in the France won the right to vote। और फाइनली लास्ट में 1946 में वीमेन को, फ्रांस के वीमेन को जो है राइट मिल गया कि भाई आप भी वोट कर सकते हैं। नीचे कॉलम में दिया हुआ है द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वीमेन ओलम्पी डी जॉर्ज। तो ये 1748 to 1793 तक इनका जीवन रहा है और इनको रिवॉल्यूशनरी वीमेन के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है ओलम्पी दे गॉज। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और साथ ही साथ उन्होंने एक और डिक्लेरेशन लिखा है राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन। तो दो इन्होंने लिखा हुआ है 1791 में, और इस तरह से इसमें इन्होंने एड्रेस किया कि भाई जो क्वीन है एंड मेंबर्स नेशनल असेंबली के, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि भाई 1793 में जो ओलम्पी जॉर्ज थे वो किसी साइज जो कि जकोबियन गवर्नमेंट को, ठीक है, और फोर्सबली उन्होंने मतलब इसको वुमेन के जो क्लब थे उसने जो है जकोबियन क्लब से बंद करने शुरू कर दिए थे, है ना, वीमेंस के लिए। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा जो है नेशनल कन्वेंशन के रूप में अपना सहयोग देती हैं और अपने जो क्या है विच चार्ज हर ट्रीजन सून आफ्टर दिस सी वाज एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से फिर बाद में उनको देशद्रोही के रूप में देखा जाता है कि भाई ये अपने भगा रही महिलाओं को, और इस तरह से फिर उनको बाद में जो है एग्जीक्यूटेड यानी मार दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बताया जा रहा है कि द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स होता है दास्ता, गुलामी। गुलामी की चीज़ों को, नियमों को कब तोड़ा गया, कब यह एबलाइज हुआ पूरी तरह से, तो इसको देखेंगे हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जकोबियन रिजिम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो यदि हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जकोबियन रिजिम वाज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। यानी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, एक सेकेंड, कॉलोनीज समझ लेते हैं हम लोग। फ्रेंच कॉलोनीज मीन्स क्या होता है, तो देखिए कॉलोनीज मीन्स होता है भाई कि जैसे फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच एक देश है ना। अब इस फ्रेंच देश का, कंट्री का, बाकी अन्य जिस कंट्रीज पे इसका राज चलता होगा, या जिसको ये गुलाम बनाया होगा, बंदी बनाया होगा, या जिस 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 पे इसका पावर चलता होगा, वो सब ये जो छोटे छोटे देश होंगे ना, वो या कोई देश होगा, वो फ्रेंच की क्या कहलाएगी, कॉलोनीज कहलाती है। तो जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी उसमें जो जकोबियन जो रिजिम था ना, वो उसने जो है निर्धारित कर दिया था। जो जकोबियन अभी गवर्नमेंट हम लोग ने देखा था ना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, तो उसमें ना उसने जो है स्लेवरी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश कर दिया था मतलब जो गुलामी है, जो दास्ता है, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। भाई अब कोई गुलाम नहीं रहेगा। फ्रेंच की जो कॉलोनीज यानी जिसपे फ्रेंच अपना शासन चलाता था, जैसे कि वो कौन से, कर्बियन है, मैट्रिक्यूने, गुडेलप है और सैम डोमिंगो है, ये सब जो है फ्रेंच की कॉलोनीज, यानी इन सब पे फ्रेंच का ही शासन चलता था। तो फ्रेंच यहाँ पे पहले गुलाम, फ्रेंच के लोग जो पहले मोनार्ची सिस्टम था, तो इन लोगों को अपना दास बनाए रहते थे और अपने काम करवाते थे, गुलाम बनाए रहते थे। लेकिन जो जकोबियन जो रिजिम आया ना, उसने पूरी तरह से स्लेवरी को जो है एबॉलिश कर दिया था। अब ये जो है इसके जो कॉलोनीज हैं, द कॉलोनीज इन कार्बियन, ये सब जो कॉलोनीज है फ्रेंच के, वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये सभी जो है ना टोबैको के, इंडिगो, नील के, है ना, शुगर के एंड कॉफ़ी के जो है बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण सप्लायर होते थे, मतलब ये लोग सप्लाई करते थे। बट द recruitance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on plantation। लेकिन जो यूरोपियंस थे, ठीक है, यूरोपियंस के पास काम इतना ज़्यादा होता था ना, और इतना ज़्यादा मतलब खेत काम उम करने के लिए है ना, कि वहाँ पे लेबर की बहुत शॉर्टेज है उनके प्लांटेशन पे। तो इसलिए वो जो है ना यहाँ के लोगों को खरीदते थे, ठीक है, यहाँ के जो दास के लोग थे जो बेचे जाते थे ना, उन लोगों को खरीदते थे, अफ्रीकन नेग्रो वगैरह को खरीदते थे। फिर क्या हुआ कि सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रिंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो इस तरह से जो ये व्यापार का दौर था ना, देखो
फ्रेंच के पास कॉलोनीज हैं, ठीक है, और जो यूरोप है उसके पास ढेर सारे काम है ना, और उसके पास लेबर नहीं है। तो फ्रेंच क्या करता था, अपने जो कॉलोनीज हैं उनके लोगों को बेचता था, किसको, यूरोप को, ठीक है। तो यूरोप जहाँ पर है और अफ्रीका जहाँ पर है और अमेरिका जहाँ पर है, अगर इन तीनों को एक लाइन से अगर हम मैच करें, मिला दें, तो एक ट्रिएंगल बन जाता है। तो वही कह रहा है ट्रिएंगुलर स्लेव, मतलब ट्रिएंगुलर स्लेव ट्रेड, यानी कि स्लेव ट्रेड क्या हो गया, वही उनको बेचा जाता था, लाके पकड़ के बंदी बनाया जाता था। मतलब फ्रेंच जिन कंट्रीज पे अपना शासन चलाता था वहाँ के लोगों को पकड़ के लाता था और उनको जाके बेच देता था, तो उसको पैसे भी मिल जाते थे, है ना। और इस तरह से, और जो यूरोपियंस थे वो खरीदते इसलिए थे क्योंकि उनके पास ढेर सारी ज़मीन थी लेकिन लेबर की कमी होती थी, तो इस तरह से वो खरीद भी लेते थे। तो इस तरह से व्यापारी लोग का, इसी को जो लोगों को बेचने की, जो गुलामी को, जो लोगों को गुलाम बना के, बंदी बना के बेचने का जो व्यापार था ना, उसी को स्लेव ट्रेड कहते हैं। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, लगभग 17वीं शताब्दी में जो है ये दास्ता वाला व्यापार जो है शुरू हुआ था। और फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डिक्स एंड नैंड्स टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉड स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ हैंड्स। तो जो आसपास के जो लोकल चीफ हैंड्स के एरियाज थे वहाँ के अफ्रीकन तटों पे, वहाँ से दासों को जो है पकड़ के गुलाम बना के लाया जाता था, और उसको जो है बोर्डिक्स और नैंटे, या उसी दोनों का एक ही नाम है, बोर्डिक्स या नैंट से इस बंदरगाह पे, पोर्ट्स पे लाके उनको मर्चेंट के द्वारा बेच दिया जाता था। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 month long voyages across the Atlantic कैबियन। तो देखो उन लोगों को गुलाम बनाने के ना, बंदी बना के उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड, सैकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुरक्षा की निगरानी में, कड़ी निगरानी में दासों को जो है पैक किया जाता था टाइटली रूप से जहाज़ों में, और 3 मंथ के आसपास वो जो है यात्रा करते हुए अटलांटिक से कैरिबियन होते हुए वो आते थे। देयर वेर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और जो प्लांटेशन के ओनर्स वहाँ पर आते थे उनको वो बेच दिए जाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो जो एक्सप्लोनेशन था स्लेव लेबर का, मार्केट जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा जो है होने से, यूरोपियन में जो उनके यहाँ मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो होती थी ना, उन सब की जो डिमांड थी और जो ग्रोइंग था, जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए बहुत फ़ायदा हो रहा था यूरोपियन को, फ्री में इतने अच्छे लेबर मिल रहे थे। फ्री का मतलब कम पैसों में। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डिक्स एंड नैंटस वेयर ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू थिंक स्लेव ट्रेड। और देखा जाए जो पोर्ट्स है, बोर्डिक्स या फिर नैंट्स ना, ये केवल ये जो स्लेव ट्रेड हो रहा था उस जगह पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त हो रहे थे, मतलब गेन कर रहे थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, लगभग 18वीं शताब्दी में, देयर वाज लिटिल क्रिटिसाइज्म टू ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। बहुत ही मतलब छोटे पैमाने पर जो क्रिटिसाइज्म थे, मतलब विरोधी थे एक प्रकार से, फ्रांस में उभर रहे थे। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज। तो जो नेशनल असेंबली थी फ्रेंच की, है ना, वहाँ पर जो है एक डिबेट बैठाई गई भाई, वहाँ पे लोगों के राइट्स की बात की गई कि वहाँ पे कैसे राइट्स होने चाहिए, और साथ ही साथ उनके कॉलोनीज़ की क्या राइट्स हैं, उन दोनों की मांगों को वहाँ पे सुनने के लिए नेशनल असेंबली बनाई गई। बट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई लॉ पास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन मैंडेट ऑन द स्लेव ट्रेड। तो इस तरह से जो अपोजिशन के जो डरपोक बिजनेसमैन थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे और अलग ही विरोधी बात कर रहे थे, क्योंकि उनका जो पूरा इनकम था वो किस पे डिपेंड रहता था, उसी स्लेव ट्रेड पे डिपेंड रहता था। तो इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवर एरियाज पोजेशंस। तो इस तरह से फिर जो है, जो फाइनली जो वहाँ पे जो कन्वेंशन हुआ ना, वो 1794 में, वहाँ पे यह कहा गया भाई कि अब स्लेव्स को ना पूरी तरह से फ्रांस में से जो है हटा दिया जाएगा। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर। और यह लगभग धीरे धीरे भाई अब हुआ, तो चलिए 1794 में यह हुआ कि अब जो है यहाँ पे गुलामी ख़त्म कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे यह चलता रहा, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर लगभग 10 सालों तक ये चला होगा। उसके बाद नेपोलियन आ जाता है, हम लोगों ने भी पिछली वीडियोज़ में देखा था नेपोलियन बोनापार्ट को किस तरह से आर्मी के जनरल से फिर वो पूरा पावर अपने हाथों में ले लेता है और किस तरह से अपना शासन चलाने लगता है। तो वो जो आया था ना, तो जब वो आया नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसने जो है स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब फिर से जो है वो ला दिया कि भाई स्लेवरी चलेगा। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू
enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। तो इस तरह से जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करा भाई कि यहाँ पे स्लेवरी फिर से चालू कर दी जाएगी, तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो भी समझ गए कि भाई हाँ, अंडरस्टूड हो गया कि हाँ भाई जो अफ्रीकन निग्रोज हैं ना, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन यह हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम लोग का व्यापार चले, यानी हम लोग जो ज़्यादा गेन कर रहे थे अभी वो कमाई भी हम लोग की होती रहे। तो इस तरह से बातों को समझ जाते हैं और ये जो स्लेवरी का ट्रेड था ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बाद में फिर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आते हैं और फिर लास्ट में स्लेवरी जो है फाइनली अप्लाइज हो जाता है फ्रांस में, उनके कॉलोनीज़ में से कब 1848 में, यानी हम देखें 1794 में यह बात हुई कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 10 साल तक लगभग चला है, यानी 10 साल लगेंगे तो 1804 हो जाएगा, फिर 1804 से फिर 1848, यानी लगभग 44 ईयर्स के बाद जो है 44 साल के बाद फ्रेंच के कॉलोनीज में से यह पूरी तरह से एप्लाइज कर दिया गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो रिवॉल्यूशन हुआ वह कैसा था, कैसा रहा, लोगों के लिए क्या चेंजेस आए और एवरीडे लाइफ में उसका किस तरह से बेनिफिट लोग लेने लगे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आस्किंग कर ले रहा है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर एंड द लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड, यानी कि क्या पॉलिटिक्स जो है किसी के व्यवहार को बदल सकता है कि वो भाई किस तरह से कपड़े पहने, है ना, और किस तरह की लैंग्वेज बोले या फिर कौन सी बुक वो पढ़े, है ना, क्या इन सब चीज़ों पे प्रभाव डालता है कोई भी पॉलिटिक्स। तो द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो यदि हम देखें जो फॉलोइंग ईयर्स है 1789 में फ्रांस के हर प्रकार से लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो या फिर बच्चे हों, ठीक है। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज and that would translate the ideals of liberty and equality into the everyday practice है। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने देखा कि देखा कि गवर्नमेंट जो है ना वो किस तरह से रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट है किस तरह से वो लॉज को पास कर रही है और किस तरह से यह लिबर्टी और इक्वलिटी को लोगों के लिए बढ़ा रही है या उनकी लिबर्टी और इक्वलिटी का ध्यान रख रही है। तो one important law that came in effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है इसमें हम लोगों ने देखा बेसाइल में वहाँ के जो प्रिजन को तोड़ दिया गया था, वहाँ से कैदियों को निकाल दिया गया था और वहाँ बेसाइल के किंग को मार दिया गया था, बेसाइल को भी ख़राब कर दिया गया था। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हुआ और किस तरह से इस घटना के बाद जो सेंसरशिप थी फ्रांस में वो जो है पूरी तरह से एबॉलिश हो गई। तो सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप मतलब भाई जो मीडिया थी या जो वहाँ का प्रशासन था, तो मीडिया कौन सी बात को कौन सी न्यूज़ को छापेगा, टीवी पे कौन सी न्यूज़ आएगी नहीं आएगी, इन सभी चीज़ों को परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वो जो परमिशन लेने की प्रक्रिया है उसी को सेंसरशिप कहते थे। तो in the old regime of all written material and cultural activities like books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। यानी जो सेंसर का मेन होता था, हेड होता था, जो किंग होता था सेंसर बोर्ड का, उससे जो है परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी न्यूज़पेपर्स को छापने के लिए, प्लेस को एक्ट करने के लिए या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ लेने के लिए या फिर कोई बुक्स वगैरह लिखने के लिए, तो उसी को सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। लेकिन अब क्या हो गया था भाई, ऐसा डिक्लेरेशन हो गया था मैन के राइट्स में या फिर सिटीजन के राइट में कि भाई उनको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, और अपने बातों को अपनी भावनाओं को नेचुरल राइट की तरह आप उसको एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं, पम्पलेट्स हैं, बुक्स हैं और फिर जो प्रिंटेड पिक्चर्स हैं फ्लोटेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जो कि पूरे कंट्री साइड यानी चारों तरफ फ्रेंच में बहुत तेज़ी से जो है ये छपने लगे और जो है चलने लगे, जो प्रिंटेड पिक्चर्स न्यूज़पेपर पैम्फलेट बुक्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि सबको लिखने की और बोलने की आज़ादी थी, राइट्स मिल गए थे। They all described and discussed the events and changes taking place in France। तो उस तरह से वो जो चीज़ें थी जो छप रही थी न्यूज़पेपर पैम्फलेट्स बुक वगैरह वो डिस्क्राइब कर रही थी और उसमें डिस्कस्ड की गई इवेंट्स को जो है प्रिंट किया जाता था जो कि फ्रांस में
परिवर्तन का चेंजेस ला रही थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी घटना होती थी, कोई बात होती थी, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी जो प्रेस था, यानी जो मीडिया था, उसको जो फ्रीडम मिल गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, भाई कोई किसी घटना पे कुछ बता रहा है ना, तो उसके खिलाफ भी कुछ मीडिया वाले आ जाते थे कि भाई ये घटना ऐसे है वैसे है। तो मतलब अपोजिंग व्यूज़ भी सामने आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। अपोजिंग व्यूज़ आने से हमारा ही बेनिफिट होता है, यानी जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जब भी हमारा जीत गया, ठीक है, फिर वो उसके जो अपोजिशन में पार्टीज हैं वो क्या करती हैं कि उस गवर्नमेंट जिसकी चल रही है उसकी कमियों को बताते हैं, उस जहाँ जहाँ वो गलती करता है उसको बताता है, यानी अपोजिशन व्यूज़ आने लगते हैं, उससे हमारा फ़ायदा हो रहा था। Each sides out the convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs and festive processions attracted large numbers of people. बहुत सारे लोगों को जो है जोड़ के रखता था ये सारी चीज़ें. This was one of the way could grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about the length in text which only handful of educated people could read. तो जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हुए, जो बड़े बड़े जस्टिसेज हुए और जो लिबर्टी की चीज़ों को समझते थे, जिनके अंदर ये आइडियाज़ आते थे, उन सभी बड़े बड़े महान लोगों की बातों को, भावनाओं को, ज्ञान की बातों को काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे टेक्स्ट में, बुक्स, मैगजीन वगैरह सब में छपने लगे। और जो है कि उसको वो, लेकिन वही लोग उसको पढ़ पाते थे जो है एजुकेटेड होते थे, जो कि एजुकेटेड होते थे। क्लियर है। कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। हम लोगों ने देखा कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से आर्मी से खुद को अपना फिर बाद में फ्रांस का राजा घोषित कर लेता है। ही सेट आउट द कॉन्क्योर नाइबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अपने परिवार के मेंबर्स को वो जो है जिस जिस जगह पे सेट कर रखा था वहाँ वहाँ, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, और डायनेस्टी जो आसपास की चल रही थी, सियासतें चल रही थी, उन सभी जगहों पे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेट करके अपना किंगडम जो है चलाना चाह रहा था और चला भी रहा था बहुत हद तक। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्न साइजर ऑफ यूरोप। वो नेपोलियन के जो इस तरह के अच्छे नहीं है तो पूरी तरह से मॉडर्न बना देगा हमारे यूरोप को, यानी पूरी तरह चेंज ला देगा। काफ़ी लोग सराह रहे थे। He introduced many laws such as the protection of private property and uniform system of weights and measures provided by the decimal system। उसने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी जो है ना वो प्राइवेट रहेगी, ठीक है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसकी जो प्रोटेक्शन रहेगी, यानी कोई किसी की ज़मीन को, प्रॉपर्टी को नहीं छीनेगा, किसी के हक की ज़मीन को नहीं छीनेगा। ऐसे लॉज बना दिए थे इसने, बोनापार्ट ने। और साथ साथ ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम रख दिया था भाई वेट का, यानी कि अगर फ्रांस में कोई चीज़ 10 किलो है तो वो आसपास की कंट्रीज में भी 10 किलो ही मानी जाएगी। और साथ ही साथ मेजरमेंट के लिए उसने डेसिमल सिस्टम का भी यूज किया था। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people। और लोग जो है नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में मानने लगे थे, देखने लगे थे कि भाई ये लोगों को सच में आज़ादी दिला देगा। लेकिन हम लोग बाद में क्या देखते हैं कि नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और जो नेपोलियन था वो किस तरह से अपना धीरे धीरे करके अपनी आर्मीज को हर जगह फैला देता है और किस तरह से परेशान करने लगता है। फिर ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 में वाटरलू में फाइनली हार जाता है। मेनी ऑफ हिज मेजर्स एंड कैरिड डिवाइडेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपुल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। यानी नेपोलियन के चले जाने के बाद, मारे जाने के बाद 1815 में जब वो मार दिया गया, उसके बाद भी, उसके चले जाने के बाद भी उसके जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, जो मॉडर्न लॉ थे, वो जो है केवल फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप के बहुत सारे जगहों पे जो है सराहे जाते थे और जो है उसको यूज में लाए जाने लगे। The ideas of liberty, democratic rights were the most important legacy of French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो है आइडियाज, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेजेसी है, यानी कि जिस मतलब लेजेसी का मतलब होता है किसी के विचारधारा पे, किसी के बताए रास्ते पे चलना। तो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने बहुत से, मान लो बाद में आर्मी सेना से अपना सब कुछ पावर हाथ में लेके कुछ शासन करना चाहा, लेकिन उसके कुछ अच्छे लॉज भी थे, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह के, है ना, और वेट मेजरमेंट के, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उस चीज़ें उसके जाने के बाद भी चल रही हैं। यानी ये उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया लिजेसी के रूप में। तो जो पूरे फ्रेंच की रिवॉल्यूशन में अगर किसी के आइडियाज़ को,
तो अगर लीजेसी के रूप में देखा जाता है तो वो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है। उसके लिबर्टीज़ के आइडियाज़, डेमोक्रेटिक के आइडियाज़ वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूप में लिए जाते हैं। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system, यानी यह बात जो है, यह रिवॉल्यूशन जो फ्रेंच में हुआ, लीजेसी जो या बोनापार्ट जो शुरुआत किया इसने वेट वगैरह करने का या फिर मेजरमेंट वगैरह का, वो जो है ना पूरे फ्रांस में और पूरे यूरोप में जो है 19th सेंचुरी तक फैल गया, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम वगैरह वेर एबोलाइज्ड, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो पूरे तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। और जो कॉलोनीज़ के पीपुल थे वो रिवॉल्व करने लगे, मतलब फिर से काम करने लगे ऐसे आइडियाज़ पे, ऐसे फ्रीडम फॉर द बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट सवेजन नेशन स्टेट। और सवेजन मतलब होता है सभी को अपने अपने इच्छा अनुसार रहने की, भावनाओं को व्यक्त करने की, इस तरह से सबको जो है अधिकार है। तो इस तरह के अधिकार वाली बातों पे, फ्रीडम ऑफ आइडिया पे वो कॉलोनीज जो पीपुल थे वहाँ के लोग वो रिवर्क करने लगे। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हू रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। यानी ये हम लोगों ने क्लास 8 में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो राजा राम मोहन रॉय हैं और जो टीपू सुल्तान थे वो किस तरह से जो है फ्रांस के जो है रिवॉल्यूशनरी चीज़ों को, वहाँ के आइडियाज़ को जो है फॉलो करते हैं अपने यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट लेसन। सेकंड लेसन जल्दी बना दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हैं, इसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। और बाकी के भी सब्जेक्ट के वीडियोस जो है अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसमें। देखिए हिस्ट्री जो है ना वो फील करने वाली बात होती है, यदि आप फील नहीं करेंगे तो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे ऐसे मोमेंट हैं कि आपको फिर ईयरली डेट वाइज याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे आप फील करके जो है स्टडी करिए तो आपको बेटर याद हो जाएगा। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि आपके 10th में जो हिस्ट्री की बुक होगी ना उसमें ये चैप्टर जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है, इसलिए इस वजह से भी आपको अपनी इस 9th की हिस्ट्री को बहुत ध्यान से और अच्छे से कंप्लीट करना है। 10th बोर्ड के लिए ही क्यों, ये 9th का जो हिस्ट्री है ना, अगर आप लोग आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए सोचते हैं, ख्याल करते हैं, प्लान करते हैं, तो फिर आपको फिर ये हिस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो जब बाद में आगे चल के आपको इसे पढ़ना ही है तो आई थिंक कि आपको अभी से इसको पढ़ते चलना है, ठीक है, जिससे कि आपको फिर कोई आगे चल के इसको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फिर से पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो वीडियो कैसा लगा बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।